ये क्या है? वैध प्रस्थापना की आवश्यक शर्तें। अब देखो क्या क्या हो गई। सबसे पहले हमने क्या बताया? वैध प्रस्थापना होने के लिए सबसे पहले व्यक्ति का मतलब क्या कि जो प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति है वो कैसा होना चाहिए? एक प्राकृतिक व्यक्ति होना चाहिए या विधिक व्यक्ति होना चाहिए। प्राकृतिक व्यक्ति का मतलब क्या? प्राकृतिक व्यक्ति या नैसर्गिक व्यक्ति होना चाहिए। जैसे कि हम लोग हैं, है ना, व्यक्ति हैं, ठीक है, तो ऑफर कौन करेगा? कोई व्यक्ति ही तो करेगा। कोई जानवर है या कोई वस्तु तो ऑफर कर नहीं सकता। तो उसके ऑफर करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक नैसर्गिक व्यक्ति के द्वारा दूसरे नैसर्गिक व्यक्ति को क्या किया गया होना चाहिए? ऑफर किया गया होना चाहिए। तो व्यक्ति में नैसर्गिक व्यक्ति आता है, साथ ही साथ अगर नैसर्गिक व्यक्ति नहीं है तो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? विधिक व्यक्ति। विधिक व्यक्ति मतलब ऐसे विधिक व्यक्ति कौन होता है? जो नैसर्गिक व्यक्ति नहीं है और जिसको विधि ने व्यक्ति की मान्यता दे रखी है। विधि उसको मानकर चलती है कि यह भी व्यक्ति है। जैसे कि कोई कंपनी हो गया, फर्म हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, है ना, जो संस्थाएं हैं वो उसको क्या कहा गया है? न्यायालय क्या मानता है? उनको विधिक व्यक्ति मान रखा है। क्यों? क्योंकि कंपनी भी ऑफर तो करती है कि नहीं करती? जैसे जीवन बीमा निगम, ये क्या है? ये कंपनी है ना, कंपनी है, लेकिन ये भी जीवन बीमा करने की ऑफर देती है ना। तो क्यों देती है? क्या वो व्यक्ति, क्या वो नैसर्गिक व्यक्ति है? नहीं है। लेकिन नैसर्गिक व्यक्ति नहीं है, वो कैसा व्यक्ति है? वो विधिक व्यक्ति है। विधिक व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति या ऐसी व्यक्ति जिसको कि न्यायालय ने विधि की मान्यता प्रदान कर रखी है। वो नैसर्गिक व्यक्ति नहीं होते। जो नैसर्गिक हैं वो तो ऑलरेडी व्यक्ति हैं ही, लेकिन जो नैसर्गिक व्यक्ति के अलावा जो कंपनियां हैं, फर्म हैं, विश्वविद्यालय है, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब जितनी भी संस्थाएं हैं, इन सबको भी विधि ने क्या कर रखा है? व्यक्ति की मान्यता प्रदान कर रखी है कि ऐसा विधिक व्यक्ति वह होता है जो कि उसकी अपनी खुद की विधि की एक मुद्रा होती है ना। वह भी खुद उसके ऊपर मुकदमे किए जा सकते हैं या वह भी किसी अन्य के ऊपर मुकदमा कर सकता है। बस उसमें ये क्या होता है? वो नैसर्गिक नहीं होता। नैसर्गिक का मतलब जैसे हम लोग हैं, वो मानव प्राणी नहीं है, ठीक है। मानव प्रणाली के अतिरिक्त अन्य जो संस्थाएं उसको विधि ने क्या कर रखा है? विधिक व्यक्ति। तो वो केवल बस कुछ ही चीजें कर सकते हैं ना। जो सारी चीजें तो कर नहीं सकता जो एक मनुष्य कर सकता है, वो सारी चीजें कंपनियां फर्म नहीं कर सकती। वो केवल लिमिटेड चीजें ही कर सकती हैं। जैसे वो संविदा कर सकती हैं, है ना। न्यायालय ने उसको विधि की मान्यता प्रदान कर रखी है, एक लीगल पर्सनालिटी उसको घोषित कर रखी है। विधि ने उसको क्या कर रखा है कि यह भी एक विधिक व्यक्ति माने जाएंगे। कौन? जैसे कंपनी है, फर्म है, कोई संस्था है, हॉस्पिटल है, ये सब क्या है? सब के सब विधिक व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि वह भी संविदा कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रस्थापना के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं अपने आप को तो ऑफर करेगा नहीं। कम से कम 2 व्यक्ति होंगे ना। एक प्रस्थापना करेगा और एक वो होगा जिसको कि वो प्रस्थापना करता है, ठीक है। कम प्रस्थापना करने के लिए भी 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति वह जो प्रस्थापना कर रहा है, दूसरा कौन होगा? जिसको प्रस्थापना किया जा रहा है, तभी तो होगा। क्या कोई व्यक्ति स्वयं अपने आप को ऑफर कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये हम कहें कि मैं अपना मकान खुद 10 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ या बेचना चाहता हूँ, तो आप खुद को थोड़ा करेंगे। वो तो ऑलरेडी हमारा है ही। किसी अन्य या किसी दूसरे व्यक्ति को ही तो बेचेंगे। वो व्यक्ति चाहे विधिक हो सकता है या नैसर्गिक हो सकता है ना, ठीक है। और कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अब देखो कि दूसरा आवश्यक शर्त क्या है प्रस्थापना की? कि अनुमति प्राप्त करने के आशय से जो प्रस्थापना की गई है, परिभाषा में भी लिखा है ना कि उस कार्य या परिवर्ती के प्रति उसकी अनुमति प्राप्त करने के आशय से उसको क्या करता है? संज्ञापित करता है। तो अनुमति प्राप्त करने के आशय से प्रस्थापना की गई होनी चाहिए। यानी कि जब वह प्रस्थापना कर रहा है तो वह इस आशय से करे कि जिस व्यक्ति को हम प्रस्थापना कर रहे हैं वह उस पर अपनी अनुमति प्रदान करे। इस आशय से वह जब कोई कार्य करने या न करने का अपना आशय जाहिर करता है, वो प्रस्थापना कहलाता है। तो उसका आशय क्या होना चाहिए?
अनुमति प्राप्त करने का आशय होना चाहिए। किससे? जिसको कि वह ऑफर कर दे रहा है या जिसको वह ऑफर कर रहा है, उस व्यक्ति से उस ऑफर पर उसकी अनुमति प्राप्त करने के आशय से यदि वह अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है तब वह प्रस्तावना कहलाएगा। जैसे कि ए कहता है कि मैं अपना मकान 10 लाख रुपए में बी को बेचना चाहता हूँ, या आपको बेचना, बी से कहता है कि आपको बेचना चाहता हूँ कि आप खरीदेंगे, ये ऑफर है। क्यों? ए ने जो बी से कहा वहाँ पर उसका आशय निश्चित है ना, कि वो बी को बेचना चाहता है, इसीलिए उसने बी को ऑफर किया है, ठीक है, या बी को ऑफर दिया है। अब बी के ऊपर है उसको स्वीकार करे या ना करे, लेकिन उसने अपना आशय तो दिखा दिया कि वो बी को बेचना चाह रहा है, उसकी अनुमति प्राप्त करने के आशय से बी को उसने ये ऑफर दिया है। बी को अब अपनी स्वीकृति देना है, वो चाहे तो खरीदे चाहे तो ना खरीदे, कोई बाध्यता बी के ऊपर नहीं है। लेकिन यहाँ पर तुम केवल प्रस्तावना या ऑफर के बारे में पढ़ रही हो ना, तो ऑफर के लिए सबसे पहले तो व्यक्ति होना चाहिए, वो चाहे नैसर्गिक हो चाहे विधिक हो। फिर दूसरा क्या है, वो जो ऑफर किया गया है वह अनुमति प्राप्त करने के आशय से किया गया होना चाहिए। तो अनुमति प्राप्त करने का आशय क्या हुआ कि जिसको हम ऑफर कर रहे हैं उस पर हम इस आशय से करें कि वह उस पर अपनी अनुमति प्रदान कर दे, तभी तो आगे जो है कि स्वीकृति होगी, तभी तो वो वचन बनेगा, तभी प्रतिफल दिया जाएगा, तभी वो करार बनेगा, और फिर अन्य कंडीशन जब पूरी है तब वो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो जाएगा और तब वो संविदा बन जाएगा, है ना। तो ये जो ऑफर दिया गया है, जैसे कि अब वो कोई व्यक्ति ये कहा कि मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ बस, तो ये क्या है, ये उसकी केवल एक इच्छा है। यहाँ पर अभी उसने अनुमति प्राप्त करने के आशय से अपनी इच्छा जाहिर नहीं की है, बस वो कहा कि मैं अपना मकान बेचना चाह रहा हूँ या मैं अपना मकान बेचने का इच्छुक हूँ, तो ये ऑफर नहीं है, क्योंकि ये केवल एक उसकी एक जनरल इच्छा है। बस ये उसने जाहिर की कि मैं बेचना चाहता हूँ, ये नहीं कि हाँ कोई व्यक्ति फिर आए फिर ये कहे कि ठीक है आप बेचना चाहता है, मैं खरीदने को तैयार हूँ, तो क्या ये करार हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उसने उसको ऑफर नहीं दिया है या उसको अनुमति प्राप्त करने के आशय से नहीं दिया, उसने केवल बस अपनी एक सामान्य इच्छा जाहिर की थी। तो प्रस्तावना वो इच्छा में तभी परिवर्तित होगी जबकि वो इच्छा किसी व्यक्ति को जिसको किया गया है उसकी अनुमति प्राप्त करने के आशय से किया गया होना चाहिए, ठीक है, तभी वह प्रस्तावना वैध प्रस्तावना मानी जाएगी। ठीक, फिर क्या है, जो प्रस्तावना किया गया है वह निश्चित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए या ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि वह निश्चित किया जा सके। इसका मतलब क्या हुआ? निश्चित होना चाहिए। निश्चित होने का मतलब यहाँ पर यही है कि प्रस्तावना जो किया गया है वह निश्चित होनी चाहिए या ऐसा होना चाहिए कि उसको निश्चित किया जा सके। जैसे अब ए ने क्या किया कि बी को, ए है, बी को कहा कि मैं आपको अपना ये मकान 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए में क्या कर रहा हूं, बेचना चाहता हूं। तो अब ये इसने जो बताया कि मैं 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए में, तो क्या इस ऑफर में इसका ये निश्चित है? निश्चित नहीं है, 15 भी बता रहा है। तो यहाँ पर बी अगर स्वीकार भी करना चाहेगा तो वो 10 वाला स्वीकार करेगा, 15 में क्यों लेगा? नहीं ना लेगा। और ये चाहेगा कि नहीं वो 15 में खरीदे, 10 में हम नहीं बेचेंगे। तो यहाँ पर ये जो ऑफर उसने बी को दिया कि मैं अपना मकान आपको 10 लाख या 15 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदेंगे? तो ये क्या है, ये प्रस्तावना निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। जबकि कोई एक दाम बताए, या तो 10 बताए या 15 बताए कि मैं अपना मकान आपको 15 लाख में बेचना, तब यहाँ पर ये प्रस्तावना क्या है, निश्चित है। यहाँ पर अनिश्चितता है ना। और ये ऐसी कंडीशन में भी है कि इसको निश्चित भी नहीं किया जा सकता, इसको निश्चित भी नहीं किया जा सकता कि कौन सा दाम इसको वो बेचना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर बी है तो वो 10 से भी खरीदना चाहेगा और ए है तो उसको 15 में बेचना चाहेगा। तो यहाँ पर इसको निश्चित भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये जो ऑफर है वह अनिश्चित है और यह वैध प्रस्तावना नहीं मानी जाएगी। वैध प्रस्तावना होने के लिए क्या आवश्यक है कि उसे निश्चित होना चाहिए, ठीक है। यदि वह निश्चित नहीं है या ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसको निश्चित किया जा सके, तब वह प्रस्तावना वैलिड नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि ए है
बी से कहता है बी, ठीक है, बी क्या करता है, केवल सरसों के तेल, ठीक है, सरसों का तेल बेचता है बस। तब ये कहता है कि हमें 10 लीटर तेल चाहिए, ठीक है, बी से ऑफर किया तो यहाँ पर अब तेल चाहिए, तो ये बी को करा, तो यहाँ पर ये उसने नहीं बताया कि कौन सा तेल, लेकिन वहाँ पर यह निश्चित किया जा सकता है कि चूंकि बी केवल सरसों का तेल बेचता है और ए को यह मालूम है, तो यहाँ पर यह निश्चित है कि उसने सरसों के तेल के ही ऑर्डर दिया है या ऑफर किया है कि नहीं। यदि वह कई प्रकार के तेल बेचता तब उसको निश्चित नहीं किया जा सकता था कि कौन सा तेल, जो केवल सरसों का ही बेचता है और एक को ये मालूम है कि बी केवल सरसों का ही तेल बेचता है, तो उसने कहा कि हमें 10 लीटर तेल दे दीजिए, तो सरसों का ही देगा। उसने ये निश्चित नहीं बताया कि कौन सा तेल, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस ऑफर में क्या है, एक उसको निश्चित किया जा सकता है ना, इसलिए यह एक वैलिड ऑफर है। आया ना समझ में कि निश्चितता का मतलब हमने क्या बताया कि या तो ऑफर निश्चित हो या तो उसको निश्चित करने की स्थिति में हो, तो अनिश्चितता यहाँ पर थी तो इसलिए वैलिड नहीं है। निश्चित तब होती कि हाँ वो 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ बस इतना कहा, तब वो निश्चित है। या बी केवल सरसों के तेल का व्यापारी है, ए ने बी से कहा कि हमें 10 लीटर तेल दे दीजिए, तो वो सरसों का ही तो देगा, उसने बताया तो नहीं कि कौन सा तेल है ना, आया है, तो ये निश्चित किया जा सकता है कि इसका ए का आशय बी से 10 लीटर कौन सा तेल लेने का था, सरसों का तेल लेने का था, तो ये निश्चित किया जा सकता है। ये ऑफर ऐसी कंडीशन में है कि इसको निश्चित किया जा सकता है, इसलिए यह वैलिड है या वैध है। आया ना समझ में, तो प्रस्तावना को वैध होने के लिए उसको निश्चित भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो संसूचित, इस पर अलग से भी 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना को क्या होना चाहिए, उसको संसूचित किया गया होना चाहिए। कि मतलब क्या कि जिस व्यक्ति को वह प्रस्तावना कर रहा है, वो प्रस्तावना जब अगले व्यक्ति के ज्ञान में आएगा तभी तो वो उसको स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। जब वो उसके ज्ञान में ही नहीं आएगा, जब उसको प्रस्तावना का या ऑफर का ज्ञान ही नहीं रहेगा, तो क्या कोई व्यक्ति उसको स्वीकार कर सकता है? नहीं कर सकता। जब पता ही नहीं है तो वो स्वीकार कैसे करेगा? नहीं करेगा ना। इसलिए चौथा आवश्यक शर्त उसने बताया कि जो व्यक्ति प्रस्तावना कर रहा है और जिस व्यक्ति को वह प्रस्तावना कर रहा है उसको प्रस्तावना की सूचना भी देनी पड़ेगी। जब उसके ज्ञान में उस सूचना का मतलब क्या है कि उस ऑफर का ज्ञान अगले व्यक्ति को जिसको वह कर रहा है उसके ज्ञान में आना चाहिए। जब ज्ञान में आएगा तभी तो वो स्वीकार करेगा। जब ज्ञान में नहीं आएगा तो क्या वो स्वीकार कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं ना करेगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑफर को उसको क्या करना चाहिए, जो आप प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति है या जो प्रस्तावक है, जिस व्यक्ति को वह प्रस्तावना कर रहा है उसको अपने ऑफर को संसूचित भी करना आवश्यक है। तभी तो अगला व्यक्ति उसको स्वीकार करेगा। जब उसके ज्ञान में ही नहीं आएगा तो क्या वो उसको स्वीकार कर सकता है? संसूचना मतलब सूचना देना कि वो दे रहा है कि ऑफर दे रहा है। अब ए बी को नहीं बताया, उसकी इच्छा है, वो कहा कि मैं अपना मकान बी को 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, लेकिन ये बी को भी मालूम ही नहीं है कि वो बेचेगा कि नहीं। उसके ज्ञान में आया नहीं आया। अब मान लो कि ए और बी आमने सामने हैं तब तो ठीक है। अब ए यहाँ पर है, बी जो है लखनऊ में है। अरे सर ऐसे समझ लीजिए जैसे कहीं कोई जाना तो कहता है ये जमीन बहुत अच्छी, लेकिन उसको पता थोड़ी कि किसकी है, कौन बेचेगा कि नहीं बेचेगा, है ना। अब हम वही बता रहे हैं ना कि ए यहाँ पर है, बी वहाँ लखनऊ में है। अब ए की इच्छा है कि मैं अपना मकान, या वो सी से कहता कि मैं अपना मकान बी को बेचना चाहता हूँ। सी तो उसको स्वीकार कर नहीं सकता, वो बी को बेचने पर इच्छुक है। तो लेकिन अब ये ऑफर जो है, क्या वो उसने अपने ये प्रस्ताव की सूचना या अपनी इच्छा बी को बताया? उसको क्या करना चाहिए, संसूचित भी किया जाना चाहिए, उसको सूचना दी जानी चाहिए, तभी तो उसके वो ज्ञान में आएगा, तभी तो वो उसके द्वारा दिए गए ऑफर को स्वीकार करेगा। जब उसके ज्ञान में ही नहीं आएगा तो कहाँ से होगा? ठीक है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण केस जो प्रस्तावना को संसूचित किया गया होना चाहिए या किया जाना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस जो बार बार हर एग्जाम में आता है, ठीक है,
ये हमेशा एकदम जबान पर याद रहनी चाहिए। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। ठीक है, ये केस है। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त, ये इस पर केस है, इसको और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, इसका फैक्ट थोड़ा सा जान लो, समझ लो। अब तब बताओ कि इसका निर्णय सही है कि गलत है। ठीक, इसमें जो ये गौरी दत्त था, ठीक है, इसका भतीजा गुम हो गया। ठीक है, ये जो गौरी दत्त है, इसका भतीजा क्या हो गया, गुम हो गया। तब ये जो लालमन शुक्ला था, ये गौरी दत्त का मुनीम था। ठीक है, क्या था, मुनीम था। तो इसने, गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला से कहा कि जाओ मेरे भतीजे को खोज कर लाओ। ठीक, तो उसने, गौरी दत्त ने इससे कह दिया अपने मुनीम से कि जाओ मेरा भतीजा खो गया है, उसको ढूंढ कर लाओ। तो ये क्या किया, लालमन शुक्ला चला गया खोजने। ठीक, वो खोजने चला गया। फिर इसके बाद गौरी दत्त ने एक ऑफर दिया कि जो भी व्यक्ति मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा, मैं उसको 500 रुपये का इनाम दूंगा। ठीक, ये घोषणा कर दी। फिर तब लालमन शुक्ला क्या किया, उसको, इसका जो मुनीम था, उसके भतीजे को खोज कर लाया। और तब उसको इनाम के बारे में पता चला कि इसने तो इनाम भी घोषित कर रखा था मेरे जाने के बाद। उसने मुझसे तो कहा कि जाओ खोज कर लाओ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जब वो खोजने चला गया, तब गौरी दत्त ने कहा कि जो भी व्यक्ति मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा, मैं उसको 500 रुपये का इनाम दूंगा। ठीक, इसने ये घोषणा कर दी। और लालमन शुक्ला जो है उसके भतीजे को खोज कर लाया गौरी दत्त के। तब फिर उसके बाद उसको मालूम चला कि इस पर इनाम की घोषणा भी है। तब उसने गौरी दत्त से कहा कि इस पर आपने इनाम की घोषणा की थी, तो ये 500 रुपये आप हमें दीजिए। तो वो नहीं देता है, कहता कि नहीं, हम तुम्हें नहीं देंगे। ठीक, तब फिर उसके बाद क्या हुआ, वो नहीं दिया, तभी तो इसने केस किया। जब दे देता तो केस ये आता नहीं ना, आता। जब भी कोई फिर विवाद ही नहीं रह जाती, दे देता वो सब, तो वो क्यों जाता कोर्ट में, न्यायालय में जाता। न्यायालय में तो वही ना जाएगा जब विवाद उत्पन्न होगा। जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद ही नहीं है, तो वो न्यायालय में क्यों जाएंगे, नहीं ना जाएंगे। तो जब उसने 500 रुपये उससे क्लेम किया कि मुझे 500 रुपये दीजिए, तो वो नहीं दिया, कहा कि नहीं, हम तुम्हें नहीं देंगे। तब इसने वो 500 रुपये प्राप्त करने के लिए क्या किया, गौरी दत्त के ऊपर मुकदमा कर दिया। अब मान लो तुम जज हो, तो तुम इसमें क्या निर्णय दोगे कि उसको 500 रुपये मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। निर्णय अब करना है ना, न्यायालय के समक्ष यही तो प्रश्न आया कि ये 500 रुपये उसको मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। क्या इसका दावा 500 रुपये का सही है कि गलत है। सही होगा तो 500 रुपये मिलेगा, यदि दावा गलत होगा तो नहीं मिलेगा। क्योंकि उसको मिलना चाहिए इसलिए क्योंकि उसने गौरी दत्त ने जो ये 500 रुपये रखे, तो किसी भी व्यक्ति के लिए रखे, ये थोड़ी कि लालमन के लिए ही रखा हो या किसी और के लिए रखा हो। अब वो ढूंढ के लालमन लाया, तो उसको भी तो वही ऑफर चाहिए जो उन्होंने 500 रुपये का रखा है। अब उसको जब ये गया है, तो उसको मतलब नहीं मिली थी, नहीं थी, उसको नहीं थी, वही जो ये अभी सर आप बता रहे थे। आप तब यहाँ सूचित नहीं किया गया था कि आप जाइए लेकर आइए उसको, तब हम 500 रुपये आपके ऊपर भी रख रहे हैं। लेकिन वो जब चला गया, उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम 500 रुपये रखेंगे जो ढूंढ के लाएगा। तो फिर ढूंढ कर लाया, और तब उसको मालूम हो गया। जब मालूम हो गया तो उसको चाहिए ना, उसको देना चाहिए। तो तुम्हारा निर्णय अपना पर्सनल क्या है, देना चाहिए, 500 रुपये देना चाहिए। तो क्या यहाँ न्यायालय ने दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। न देने का कारण क्या है, यही कारण है कि ये जो ऑफर था, इसकी ऑफर की जानकारी इसको नहीं थी। जब नहीं थी तो 500 रुपये कहाँ मिलेगा, क्योंकि प्रस्तावना को स्वीकार करने के लिए, ऑफर को स्वीकार करने के लिए उसका ज्ञान होना आवश्यक है कि नहीं है। क्योंकि जब ये चला गया तब ऑफर हुआ ना, उसके पहले थोड़ा था। वो ऑफर कर देता कि नहीं 500 जो खोज कर लाएगा 500 देंगे, तब वो जाता। तो सर यही तो कहाँ हुआ, यही तो कहा कि तो कब कहा, जब ये चला गया तब इसको पहले भेज दिया ना।
उसको तो भेज दिया, तो जब इसने घोषणा की तो क्या इसको मालूम था? नहीं मालूम। नहीं ना मालूम था। ये जब भतीजे को खोज कर लाया तब तक मालूम था, उसके बाद उसको पता चला ना। ये तो तब था कि जो खोज कर लाएगा उसको 500 देंगे, तो जिनको जानकारी होगी वही तो खोज कर लाएगा, उसी को तो देगा। जब इस ऑफर की जानकारी इसको थी ही नहीं, तो क्या उसको वो स्वीकार किया? नहीं किया, नहीं कर सकता ना उसको स्वीकार। या इसका नेचर क्या होता है, ये कैसा ऑफर था? ये पब्लिक ऑफर था, लोक प्रस्थापना थी, यानी कि सबके लिए थी। जो खोज कर लाता उसी को वो देता, इसको नहीं देना है कि नहीं? तो ये इसके जाने के बाद तब उसने इनाम की घोषणा की। तो क्या इस इनाम की घोषणा जब की तो क्या इसकी जानकारी इसको थी? नहीं थी। तब उसका सूचना इसको थी ही नहीं ऑफर की। तो जब ऑफर की सूचना ही नहीं थी तो उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकता? नहीं कर सकता, है ना। तब यहाँ पर न्यायालय ने यही कहा कि इसको 500 रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके गौरी दत्त के द्वारा जो ऑफर दिया गया था, जब ऑफर दिया गया था उसी समय उसकी जानकारी इसको नहीं थी। वो जब खोज कर लाया तब उसके बाद हुआ ना। जब वो खोजने जाता उस समय उसको ये मालूम रहता कि हम खोज कर लाएंगे तब हमें 500 रुपये मिलेंगे, तब इसको मिलता, क्योंकि तब उसके ऑफर की जानकारी इसको रहती, है कि नहीं। जाने के बाद ऑफर दिया, तो जब वो चला गया तो उसको मालूम ही नहीं ऑफर के बारे में। जब उसको ज्ञान ही नहीं है तो स्वीकृति कहाँ से होगी? नहीं होगी ना। इसीलिए इसको 500 रुपये नहीं दिया न्यायालय ने। इतनी मेहनत की तो मेहनत किया वो, चाहे जो किया, लेकिन वो उसका मुनीम था, इसीलिए उसने उसको भेजा था कि जाओ खोज कर लाओ। उसके जाने के बाद तब उसने कहा। अब उसके बदले में इस ऑफर के देने के बाद यदि कोई अन्य व्यक्ति उसको खोज कर लाता तब वो 500 रुपये यदि नहीं देता तब उसको मिलता। या ये तब गया होता जब ये इनाम की घोषणा कर दिया, तब उसके बाद हो जाता कि हम खोज कर लाएंगे तो हमें 500 रुपये मिलेंगे, क्योंकि तब उसकी जानकारी में ये ऑफर थी रहती। जब ऑफर जानकारी में ही नहीं है तो फिर उसका स्वीकार कैसे होगा? नहीं होगा ना। तब जब नहीं होगा तो फिर उसका स्वीकृति तो हो नहीं सकती। तो इसीलिए उसने कहा, न्यायालय ने क्या कहा कि लालमन शुक्ला को 500 रुपये नहीं मिलेंगे, वो इनाम का हकदार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको गौरी दत्त के द्वारा जो ऑफर दिया गया था या किया गया था उसकी जानकारी नहीं थी, है ना। आया नहीं समझ में? तो इसीलिए प्रस्थापना को क्या होना चाहिए? जिस व्यक्ति को किया जा रहा है या जिस व्यक्ति के समूह को किया जा रहा है उसको उसकी जानकारी भी दे दी जानी चाहिए। उसकी जानकारी होगी तभी तो अगला एक्सेप्ट करेगा। अब ए यहाँ पर है, बी लखनऊ में बैठा है, ए सी से कहता है कि मैं अपना मकान बी को बेचना चाहता हूँ। उसने सी से कहा ना कि बी को बेचना चाहता हूँ, क्या बी को मालूम है? नहीं मालूम है ना। जब उसको उसकी जानकारी नहीं तो क्या उसको स्वीकार कर सकता है? कैसे स्वीकार करेगा जब उसके नॉलेज में ही नहीं है? जाएगा तब होगा ना। अब ये भी हो सकता है कि ए ने सी के सामने अपनी इच्छा जाहिर की कि हम अपना मकान बी को 10 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं। अब सी जाकर के बी से कह देता है कि ए ने हमसे कहा था कि वो अपना मकान अब 10 लाख में उनको बेचना चाहता है। तब बी उसको कहता है कि हमें तुम्हारा ऑफर जो है स्वीकार है, चलो अपना मकान बेचो। तो क्या वो बेचने के लिए बाध्य है? नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति ऑफर दे रहा है सूचना भी उसी के द्वारा दी जानी चाहिए ना। तभी तो कोई अन्य व्यक्ति जाकर दिया है ना उसको सूचना। क्या वो सी अपना मकान थोड़ा बेच रहा है? वो तो ए ने अपनी ए बेचना चाहता है बी को, इसकी सूचना ए ने बी को नहीं दी। यदि उसको वास्तव में बेचना रहता तो वो डायरेक्ट बी से ही कहता, सी से थोड़ा कहता। उसने केवल बताया और सी ने उसको ये सूचना दी। तो क्या इसके आधार पर भी इसको स्वीकार कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि जिसने जो ऑफर देना चाह रहा है या जो ऑफर दे रहा है उसने उसकी सूचना उसको नहीं दी है। क्योंकि उसको बेचना होता तो वो खुद ही डायरेक्ट बात कर लेता। वो खुद देगा ना सूचना, तब तो माना जाएगा वैलिड ऑफर। आया ना समझ में? तो जो व्यक्ति ऑफर दे रहा है उसके द्वारा अपने ऑफर को जिस व्यक्ति को देना चाह रहा है उसके द्वारा उसको सूचना देना भी आवश्यक है। ठीक। एक चीज इसमें यह भी ध्यान रखना कि यही प्रस्थापना लोक प्रस्थापना है। लोक मतलब जो पब्लिक को किया जाता है। जैसे इसमें था कि गौरी दत्त ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा उसको 500 रुपये देंगे। तो ये ऑफर कैसा है? पब्लिक है कि जो भी पब्लिक में से कोई भी एनीवन कोई भी व्यक्ति जो खोज कर लाएगा उसको 500 मिलेगा।
तो खोजने के लिए बहुत सारे गए, लेकिन 500 रुपये किसको मिलेगा? जो खोज कर लाएगा। देखो अभी बहुत सारा ऐसा पेपर में निकलता है कि नहीं, कि कहीं कोई गुमशुदा लड़की हो गई, गुमशुदा व्यक्ति है, उसके बारे में आता है कि उसका हुलिया ये है, इतने दिन से गुम है, जो उसकी सूचना देगा उसको हम इनाम दिया जाएगा। तो ये कैसा है ऑफर? ये पब्लिक ऑफर है, वो कोई भी ढूंढ सकता है। तो लेकिन इनाम का हकदार वही होगा जो उसको ढूंढेगा या जो उसके बारे में सूचना देगा। तो संविदा केवल उसी के साथ होगी जो उसकी शर्तों का पालन करेगा, है कि नहीं? उसी के साथ तो संविदा हुई। भले ही वो सबके लिए ऑफर है, लेकिन जब वो एक बार मिल गया तो फिर उसको थोड़ा सब लोग फिर खोजेंगे, क्यों? तो फिर तो कोई खोजेगा है नहीं। जब एक बार मिल गया तो फिर किस बात का खोजना? तो जो खोज कर लाया केवल संविदा उसी के साथ होगी, है ना? आया ना समझ में? अब देखो फिर क्या है, 5वां आवश्यक तत्व, विधिक संबंध सृजित करने के आशय से किया गया होना चाहिए। जो प्रस्थापना है उसका आशय कैसा होना चाहिए? विधिक संबंध सृजित करने का होना चाहिए। यदि उसका आशय विधिक संबंध सृजित करने का नहीं है तब भले ही उस ऑफर को स्वीकार कर लिया जाए फिर भी संविदा का निर्माण नहीं होता। जैसे ए ने बी से कहा कि आज शाम को हम लोग सिनेमा देखने चलेंगे। बी ने कहा ठीक है, ये ऑफर था, उसने स्वीकार कर लिया और बी नहीं गया। तो क्या ये संविदा भंग के लिए उसके ऊपर वाद ला सकता है? नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि उसने जो ऑफर दिया था वो विधिक संबंध सृजित करने के आशय से नहीं था। उसके साथ कोई विधिक संबंध बनाने का उसका कोई आशय नहीं था, है ना? ठीक है, उसने कहा कि आज चलेंगे, उसने कहा ठीक है चलेंगे, लेकिन फिर बाद में भी नहीं गया। या ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि चलिए आज शाम को हम लोग साथ में खाना खाएंगे या पार्टी करेंगे, ये ऑफर है और उन्होंने, किसी ने स्वीकार किया, किसी ने नहीं किया, या किसी ने कोई नहीं गया। ए ने बी से कहा कि आज शाम को हम लोग चलना मेरे साथ, हम लोग होटल में खाना खाएंगे। ठीक है, शाम हो गया, बी ने उसको फ़ोन किया कि तुम तो कहे थे, हम तो अपने यहाँ खाना भी नहीं बनाए, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अब हमें खाना ला कर दो। कहेगा? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि या वो संविदा भंग किया, ए नहीं गया, तो क्या बी उसके खिलाफ मुकदमा करेगा? नहीं करेगा। न करने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो ये ऑफर था खाना साथ में चलकर होटल में खाएंगे, वो विधिक संबंध सृजित करने का नहीं था। अब यदि वो एक बी से ये कहता है कि मैं अपना घोड़ा आपको 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदेंगे? बी कहता है कि हाँ खरीदेंगे। तब यहाँ पर भी उसका आशय क्या है? विधिक संबंध सृजित करने का है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो खरीदने का, बेचने का ऑफर दे रहा है वो क्या हो जाएगा? क्रेता। और जो लेगा वो नहीं, जो बेचेगा वो विक्रेता, और जो खरीदेगा वो क्रेता, है ना? क्रेता और विक्रेता का संबंध बन रहा है। यहाँ पर उसने जो आशय दिया है, उसने जो ऑफर दिया है वह विधिक संबंध सृजित करने के आशय से दिया है। यहाँ ऑफर का आपको यही नेचर समझना है कि ये जो ऑफर या प्रस्थापना किया गया है, क्या उसका आशय विधिक संबंध सृजित करने का है कि नहीं है। यदि वहाँ पर ऑफर का जो आशय है वह विधिक संबंध सृजित करने का नहीं है, तब वहाँ पर संविदा का निर्माण नहीं होता। ठीक है, तो जो ऑफर किया गया होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कोई ना कोई विधिक संबंध सृजित करने के आशय से ही होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी सामाजिक संविदाएं हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें कि उसका आशय विधिक संबंध सृजित करने का नहीं होता है। जैसे हमने अभी बताया, सिनेमा देखने जाने के लिए, कहीं घूमने जाने के लिए, कहीं खाना खाने जाने के लिए, ये सब जो होता है। अब आपको स्कूल आना है, आपने फ़ोन किया इनको कि हाँ आज कॉलेज चलना है, इन्होंने कहा कि हाँ चलेंगे, आप रेडी? फिर बाद में कहे कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं जाएंगे। ऑफर था, स्वीकार भी था, फिर बाद में भंग हो गया, तो वो नहीं आता, क्या उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा? यहाँ पर आप ये जो ऑफर था कॉलेज साथ में चलने का, ये केवल एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, है ना? एक वो था, लेकिन यहाँ पर आपका विधिक संबंध कोई सृजित करने का आशय नहीं था, इसलिए यहाँ पर कोई संविदा नहीं बनी। ठीक है, लेकिन यदि कोई मकान बेचने का है, जैसे क्रय विक्रय का संविदा है, कोई संपत्ति अंतरित करने का संविदा है,
ठीक है, या ऑफर है, तो वहाँ पर आशय क्या रहता है, विधिक संबंध सृजित करने का रहता है। ठीक है, इसमें एक केस है, इसमें बहुत सारे केस हैं। जैसे एक केस है वेलफेयर बनाम वेलफेयर। ठीक है, ये सब केस लिख लो। जोन्स बनाम पैडविटन। ठीक है, मेरिट बनाम मेरिट, सुदर्शन दयाल। मेरिट बनाम मेरिट, अच्छा गोल्ड बनाम गोल्ड। ये सर उधर साइड में सुदर्शन बनाम बनवारी लाल। ये सब केस है। सब इस पर केस डिसाइड है। इस सब में यही प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि ये जो ऑफर किया गया है, इस सब में अभी बताएंगे दो चार केस, मेन ये और ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस पर ये इसीलिए अलग से 20 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। विधिक संबंध सृजित करने के आशय से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करिए। अब यदि वो 20 नंबर का केवल इतना पर क्वेश्चन आया है तो आपको ये सारे केसेस, उसके फैक्ट और डिसीजन सब लिखने पड़ेंगे, तभी तो 20 नंबर मिलेगा। ये ला का है ना, तो ला में आपको क्या करना है, यदि धाराएं हैं तो धारा लिखना है सही सही, उससे रिलेटेड यदि केस है तो केस सही सही लिखना है, तब नंबर मिलेंगे। अब ये तो है नहीं कि एक टॉपिक जो भी है बस उस पर अपने मन से लिखना शुरू किए जहाँ तक आ रहा है पूरा अपने मन से पूरा लिख डाले, है ना, ऐसा तो है नहीं। उसमें सब फिक्स है पहले से ही। यदि उसने प्रस्तावना पूछा कि प्रस्तावना किसे कहते हैं, ऑफर किसे कहते हैं, उसके आवश्यक तत्वों का वर्णन करिए, तो ये नहीं कि ऑफर किसे कहते हैं अपने मन से लिख दिए बिना धारा लिखे। जब ऑफर धारा 2A संविदा अधिनियम में परिभाषित है तो ये धारा आपको लिखनी पड़ेगी। ये प्रस्तावना को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2A में परिभाषित किया गया है और उसकी जो परिभाषा है वो लिखनी पड़ेगी। तब इसके बाद ये उसमें आइए आवश्यक तत्व आप लिखेंगे, है ना, और इसमें जो भी केसेस हैं वो केसेस लिखेंगे। जैसे इसमें संसूचना आपने लिखा कि संसूचित किया गया चाहिए, यदि नहीं किया गया है तो उसकी स्वीकृति नहीं हो सकती, तो संविदा का निर्माण नहीं होगा। इतना तो आपने लिखा, लेकिन ये केस आपने नहीं लिखा तो इसमें भी नंबर कट जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर इतना तो जानता ही है कि हाँ ये केस इससे रिलेटेड है, और आपको यदि प्रस्तावना की संसूचना लिख रहे हैं तो ये केस आपको लिखना ही लिखना है। नहीं लिखेंगे तो नंबर कट हो जाएगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा। अब यदि उसने विधिक संबंध सृजित करने का आशय पूछा तो उसके बारे में लिखना है जो अभी आपको बताया। फिर इसके बाद इसमें ये वेलफेयर बनाम वेलफेयर, जोन्स बनाम पैडविटन, मेरिट बनाम मेरिट, ये सब आपको लिखना ही लिखना है। ये याद करना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड कौन सा केस है। जैसे संसूचना से संबंधित ये केस इंपॉर्टेंट है तो यानी कि आपको एकदम याद रहना चाहिए, इससे रिलेटेड इतनी केस है तो ये आपको याद होनी चाहिए, तभी तो लिखेंगे। अभी एक भी केस ये पूछा है अपने मन से पूरा कॉपी भर डाले हैं, लेकिन इसमें से एक भी केस नहीं लिखे हैं, तो क्या वो नंबर देगा? कभी नहीं देगा। एग्जामिनर लावा नहीं तो चेक करेगा, उसको ये मालूम है कि इसमें इस रिलेटेड ये केसेस हैं। जब आप नहीं लिखेंगे तो जब वो कॉपी में यही देखता है, कॉपी में अंदर आप कुछ भी लिखिए, जैसे आपने हेडिंग डाला उसके अंदर 5-6 लाइन लिखा, फिर इसके बाद ये केस लिखिए, केस का नाम बकायदे हेडिंग डालकर अंडरलाइन करके लिखिए। उसके अंदर वो अंदर नहीं पढ़ेगा, बस ये देखेगा कि ये टॉपिक हो गया, इससे रिलेटेड ये केस का नाम देख लेगा, आपने लिखा है उतने में नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये पूरा कॉपी में गोल है ही नहीं, तब वो नहीं देगा नंबर। ठीक है, अब देखो तो इसमें वेलफेयर बना, वेलफेयर, इसमें क्या हुआ था, इसमें पति पत्नी थे, दोनों इंग्लैंड के रहने वाले थे,
ठीक है। तो पति क्या था, वो श्रीलंका, सिलोन पहले उसको बोला जाता था, श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन था, सिलोन, ठीक है। वो श्रीलंका में नौकरी करता था और पत्नी भी उसकी साथ में ही रहती थी। जब उसकी छुट्टी हुई तब ये अपनी पत्नी को लिवा कर कहाँ गया, इंग्लैंड वापस गया था छुट्टी बिताने। जब इसकी छुट्टी खत्म हुई तो जब उसको वापस आना हुआ तो उसकी पत्नी क्या हो गई, बीमार हो गई। तो उसके पति ने कहा कि तुम अभी यहीं रहो, रह करके अपना इलाज कराओ, वहाँ तो कोई उतने अच्छे डॉक्टर तो है नहीं, यहाँ इंग्लैंड में रहो, फिर इलाज कराओ, जब तुम ठीक हो जाना तब मेरे पास चली आना, और जब तक तुम्हारा तबीयत नहीं सही हो जाता तब तक हम तुमको कुछ पैसे वहाँ से भेजते रहेंगे, ठीक है। फिर उसने गया और कुछ दिन तक पैसा भेजा, फिर उसके बाद भेजना बंद कर दिया। तब उसकी पत्नी ने क्या किया, उसके ऊपर मुकदमा कर दिया कि हमें ये पैसा नहीं भेज रहे हैं। तब न्यायालय के समक्ष ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि इसने जो पैसा देने के लिए कहा था तो क्या वो वास्तव में ऑफर था या विधिक संबंध सृजित करने के आशय से दिया गया था कि नहीं दिया गया था। इसने कहा, उसके पति ने कहा कि हमने जो ये कहा था पैसा, मेरा इनके कोई विधिक संबंध सृजित करने का आशय नहीं था। न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तो अपना बात कहा, हमने तो ये कहा था कि कहाँ जब तक बीमार हो तब तक रहो, बीमारी में जो खर्च आएगा वो हम आपको देंगे, बस हमारा इतना आशय था, कोई ये विधिक संबंध सृजित करने का था नहीं। इसकी पत्नी ने कहा नहीं, मेरी पत्नी है तो हमें भरण पोषण चाहिए, क्योंकि यहाँ भरण पोषण का कोई विवाद ही नहीं है, यहाँ कोई भरण पोषण का तो विवाद है नहीं, ठीक है। यहाँ पर न्यायालय ने क्या कहा, यहाँ पर इस न्यायालय ने यही कहा कि इसके द्वारा, पति के द्वारा जो कहा गया यह बात कि तुम इंग्लैंड में रहो और तब तक इलाज कराओ, जब तक सही नहीं हो जाओ, और तब तक के लिए हम पैसा देंगे, लेकिन कुछ समय तक भेजा, फिर नहीं भेजा। तो यहाँ पर उसका जो आशय था, यहाँ पर कोई विधिक संबंध सृजित करने का नहीं था, इसलिए यहाँ पर कोई वैध संविदा नहीं हुई थी कि जिससे कि आपको वो हर महीने देता रहे पैसा, हाँ तब भी, है ना। तो यहाँ पर न्यायालय ने यही कहा कि यहाँ पर उसका विधिक संबंध सृजित करने का कोई आशय है। तो लिखोगी नहीं, केस में बताओगे नहीं कि क्या हुआ था, तभी तो डिसीजन लिखेंगे। अरे पेज भरना भी तो है आपको, ये थोड़ा कि केवल 2 पेज में लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा। 2 पेज लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन है तो कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर आपको कम से कम 5 पेज लिखने हैं, तो 5 पेज लिखोगी तो 50 पेज कैसे भरेगा। जब ये सब लिखोगी तभी तो 2 लाइन 3 लाइन उसका फैक्ट लिखना पड़ेगा ना कि इसमें क्या हुआ था, तभी तो आगे डिसीजन लिखोगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो दूसरा केस है जोन्स बनाम पैडवेटन, इसमें भी क्या था कि इसमें माँ और बेटी थी। तो समानता क्या माना गया है कि जैसे कि जो रिश्तेदारी होती है, जैसे माँ बेटी का हो गया या पिता पुत्र का हो गया या आपस में और जो संबंध है, उसमें समानता जो ऑफर किया जाता है वह विधिक संबंध सृजित करने के आशय से नहीं रहता है ना। उसको यदि कोई स्वीकार कर लेता है तो उससे संविदा का निर्माण नहीं होता है। निकट संबंधों में जैसे हम ये है, उसने अपने पुत्र को कहा कि तुम ये काम करो तो हम तुमको 10 लाख रुपए देंगे या 1 लाख रुपए देंगे, या उसने कहा तुम आप हाई स्कूल पास हो जाओ तो हम आपको साइकिल दिला देंगे। वो पास हो गया, नहीं दिलाया, तब क्या उसको साइकिल को लेने के लिए उसके ऊपर मुकदमा कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसका आशय विधिक संबंध उसके साथ, अपने पुत्र के साथ सृजित करने का नहीं था, है ना। बहुत सारे लोग हैं, पिता है माता है, कहते हैं कि तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओ तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पास हो जाओ तो नहीं करते हैं या नहीं किए, तो क्या उसके खिलाफ मुकदमा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कहा उसने वो तो केवल बस ऐसे ही कहा था, उसका आशय जो है विधिक संबंध बनाने का, कोई विधिक संबंध सृजित करने का। यहाँ पर ये जो ऑफर था कि तुम पास हो जाओ तो हम तुम्हें साइकिल दिला देंगे, ये जो ऑफर है ये ऑफर विधिक संबंध सृजित करने के आशय से नहीं है ना। ये समानता कैसा कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं और टूटते रहते हैं। अगर सबको हम मान लें कि सब विधिक संबंध सृजित करने के आशय से है तो केसों का पूरा ढेर लग जाए, छोटी छोटी बातों पर लोग केस करने लगेंगे, है कि नहीं?
वो कहा कि आज चलो सिनेमा देखने चलेंगे, वो कहा कि ठीक है चलेंगे, नहीं गया तो चलो मुकदमा कर दे कि तुम गए क्यों नहीं, है कि नहीं। तो इसीलिए ये नियम बनाया गया ना कि अगर ऐसा ना हो, अगर उस ऑफर को इसके अंतर्गत न लाए या उसको बाहर ना करें तो ऐसे क्या हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तब तो छोटी छोटी बातों पर लोग मुकदमा करने लगेंगे, है ना। इसीलिए हुआ कि जो ऑफर है वह विधिक संबंध सृजित करने के आशय से ही होना चाहिए। यदि विधिक संबंध सृजित करने का आशय नहीं है तब वह ऑफर वैलिड नहीं, वो ऑफर है लेकिन फिर भी उससे संविदा का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। उसमें विधिक संबंध सृजित करने का आशय होना ही चाहिए। तो अब इसका टेस्ट बस इतना ही है कि न्यायालय टेस्ट कैसे करेगा ये जो ऑफर है वो विधिक संबंध सृजित करने के आशय से है कि नहीं है। तब न्यायालय उस केस की तथ्यों और परिस्थितियों को देखेगा और न्यायालय अपने विवेक से निर्णय करेगा कि वो जो ऑफर किया गया है या जो संविदा के दावा किया जा रहा है वह विधिक संबंध सृजित करने के आशय से था कि नहीं था। जो केस उसके सामने आएंगे उसके तथ्यों और परिस्थितियों को देख करके न्यायालय निर्णय करेगा। कोई एक रीजनेबल टेस्ट नहीं है कि ऐसा ऐसा होगा तभी वह माना जाएगा कि विधिक संबंध सृजित करने के आशय से है, ऐसा नहीं है तो नहीं है। ऐसा कोई टेस्ट न तो इसमें संविदा अधिनियम में लिखा है न ही कोई न्यायालय ने बताया है कि कंडीशन, न्यायालय ने कुछ नहीं बताया कि कौन सा ऑफर विधिक संबंध सृजित करने के माना जाएगा कौन सा नहीं माना जाएगा, कोई कंडीशन नहीं बताया। न्यायालय ने कहा कि हमारे सामने जो केस आएंगे उनके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वो खुद तय करेंगे कि ये विधिक संबंध सृजित करने के आशय से था या नहीं था। न्यायालय अपने विवेक के अनुसार निर्णय करेगा और विवेक के अनुसार कैसे निर्णय करेगा, जो केस उसके सामने आया है या जो मामला उसके सामने आया है उसके तथ्यों को देखेगा, परिस्थितियों को देखेगा और तब निर्णय लेगा कि इसमें जो संविदा है वह विधिक संबंध सृजित करने के आशय से किया गया था या नहीं, ठीक है। उसके लिए कोई शर्त नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है ना। अब इसमें देखो जोन्स बनाम पैडवेटर में क्या हुआ था कि माँ बेटी थी, जो उसकी लड़की थी, लड़की कहाँ थी, अमेरिका में नौकरी करती थी भारतीय दूतावास में, और माँ उसकी त्रिनिदाद में रहती थी, एक देश है, ठीक। तो उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो और आओ जाओ कहाँ, इंग्लैंड आ जाओ और वहाँ पर वकालत की पढ़ाई करो और उस पढ़ाई में जो खर्चे आएंगे हम तुम्हें देंगे, ठीक। उसने कहा और उसने बेटी की इच्छा वकालत करने की नहीं थी, फिर भी अपनी माँ के दबाव में उसने नौकरी छोड़ दी और वो इंग्लैंड आकर के LLB में एडमिशन ले लिया। और उसकी माँ ने भी क्या किया, एक मकान इंग्लैंड में खरीदा, ठीक है, बड़ा सा मकान खरीदा, उसके एक पार्ट को अपनी लड़की को रहने के लिए दे दिया और एक पार्ट को उसने किराया पर उठा दिया दूसरे को, और उस किराए से कहा कि ये जो मकान का किराया मिलेगा उससे तुम अपना रख लेना और अपना खर्चा चलाना। लेकिन उसकी लड़की LLB पास कर नहीं पाई, उसका अपनी माँ से क्या हो गया, विवाद हो गया। 4-5 साल बीत गए फिर भी वो LLB कंप्लीट नहीं कर पाई, फेल हो जा रही थी। तब माँ ने कहा कि अब हम तुम्हें खर्चा उर्चा नहीं देंगे। उस लड़की का किराएदार से भी विवाद हो गया, किराएदार भी छोड़कर चला गया, है ना, और LLB भी नहीं पास कर पाई और उसकी माँ ने उसको खर्चा देना बंद कर दिया। तब लड़की ने क्या किया, अपनी माँ के ऊपर मुकदमा कर दिया कि अभी तक हमारा LLB कंप्लीट नहीं हुआ है और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब तक तुम LLB आकर करो और पूरी पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे, तभी तक तो हम पास हुए नहीं हैं, अभी हमारा LLB कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए ये खर्चा हमें दें। तब न्यायालय ने कहा कि यहाँ पर बेटी वो खर्चा प्राप्त करने की हकदार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि माँ ने ये जो कहा था कि जब तक तुम LLB आकर करो और सारा खर्चा हम देंगे, ये कोई विधिक संबंध सृजित करने के आशय से नहीं था। और उसने क्या किया था, उसकी माँ ने जब LLB करने का एक जो सामान्य पीरियड है वहाँ तक उसने खर्चा तुमको दिया भी। अब तुम पास भी नहीं कर पा रही, अब तुम 10 साल LLB न कर पाओ तो 10 साल तक वो पैसा थोड़ा देगी, है ना। इसलिए न्यायालय ने कहा कि यहाँ पर वह विधिक संबंध सृजित करने का आशय नहीं था और बेटी को उसने कहा कि तुम अपनी माँ से पैसा अब नहीं ले सकती, ठीक है। ये फैक्ट आपको लिखना पड़ेगा, ये जो फैक्ट बताए हैं। अरे तो लिख कर याद भी करना पड़ेगा, अरे हम लिखा देंगे, ठीक है।
हम उसको क्या करेंगे, नोट करा देंगे। आया ना समझ में? ठीक। क्या हो गया? चलो जब फुल हो गया तब क्या, ये इतना समझ में आया ना, ये सारी चीज़ें हम अभी लिखा देंगे तुमको।